बच्चों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी गद्य खंड चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है 20 की दांत, इसका हम प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस पाठ का जो भी प्रश्नोत्तर है, सारे प्रश्नों के उत्तर को आप आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें हम इस पाठ का सारांश को पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोध और अभ्यास। इसका पहला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। जो 20 की दांत कहानी है, इसका हमको सार्थकता को स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, कहानीकार नलिनी बिलोचन शर्मा जी। ठीक है। रचित 20 के दांत शीर्षक कहानी का शीर्षक सार्थक है कि सांप के दांतों में दो 20 के दांत होते हैं। जो सांप के दांत होते हैं ना, उसके दांत में दो दांत जो होता है 20 के दांत होते हैं। यदि वह टूट जाता है तो वह सांप जो होता है विषहीन हो जाता है। उसी तरह जो खोखा था, उसको मानो दो 20 के दांत था, जिसको कौन तोड़ दिया था? मदन तोड़ दिया था उसको मारकर। तो वह क्या हो गया? मानो एक तरह से विषहीन हो गया था। कौन? कासू। तो देखिए आगे लिखा हुआ है कि सेन साहब का खोखा, यानी उसका जो बेटा था खोखा, सांप की तरह क्या था? विषैला था। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, बहुत ही बदमाश बच्चा था। किसी पर भी क्या कर देता था? रौब जमा देता था, गाड़ी को तोड़ देता था, गाड़ी की हवा निकाल देता था, किसी को भी पिटाई कर देता था। यानी बहुत ही बिगड़ा हुआ बेटा था सेन साहब का। सांप की भांति फुफकारने वाला सेन साहब का वह पुत्र कासू जो है मदन से क्या करता है? एक दिन मार खाता है और पुनः वह गली में आकर किसी पर फुफकारता भी नहीं। ठीक है। तो मानो कि वह 20 के दांत ही मदन ने तोड़ डाले। आप यहाँ पे समझिए कि सेन साहब का बेटा कौन था? खोखा था, जो कैसा था? सांप की तरह विषैला था। ठीक है। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, किसी को भी मार देता था, किसी पे रोब जमाता था, है ना। सांप की भांति फुफकारने वाला सेन साहब का जब बेटा जो था, जब कासू के हाथ मार खाता है तो वह पुनः गली में आकर किसी को नहीं फुफकारता है। मानो कि मानो कि मदन जो है उसको खोखा का दो 20 के दांत क्या कर दिया? तोड़ दिया, यानी उसको विषहीन बना दिया। तो ये जो 20 के दांत कहानी है, ये कहीं न कहीं इसका जो शीर्षक रखा गया है 20 के दांत, ये शीर्षक कहानी की सार्थकता को क्या करता है? स्पष्ट करता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए की जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेन साहब का जो परिवार है, उसमें जो बच्चों के पालन पोषण में जो भेदभाव किया जा रहा है, लिंग आधारित जो भेदभाव किया जा रहा है, उसके भेदभाव को अपने शब्दों में क्या करना है? वर्णन करना है। तो आइए इसको उत्तर को जानते हैं। सेन साहब के परिवार में 5 बेटी और 1 बेटा है। आपको पता है, कहानी को अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। सेन साहब के परिवार में 5 बेटी थी जो सुशील सभ्य थी, और 1 बेटा था जो बहुत ही बिगड़ा हुआ था। सेन साहब की पत्नी सहित बेटा को अधिक प्यार करते थे। सेन साहब जो अपने पत्नी सहित बेटा को अधिक प्यार करते थे। अगर बेटा कोई गलती भी कर देता था तो सेन साहब को क्या आता था? आनंद आता था। क्यों नहीं आए? क्योंकि वह जो है भविष्य में बेटा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे, जो उनका दीवा सपना था। ठीक है। परंतु बेटी तो उनके हाथ की क्या थी? मानो कठपुतली थी। हर एक समय माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञा के पालन करने में तत्पर रहने वाला कौन थी? उनकी बेटी थी। ठीक है। सभ्य और सुशील बेटी के प्रति स्नेह दंपति का उतना प्यार नहीं दिखता था जितना कि बेटा के प्रति दिखता था। ठीक है। सभ्य और सुशील की प्रतिमूर्ति वह बेटियां भी कुछ बन सकती थी। जिस तरह वो बेटे को अपना इंजीनियर बनाना चाहते थे, उसी तरह बेटी को भी अगर पढ़ाते, उस तरह उसको समान अधिकार देते तो कहीं न कहीं कुछ बन सकती है। वह दिल में भी उम्मीद भी नहीं रखते थे। जो उनकी बेटी थी, वो दिल में उम्मीद भी नहीं रखती थी कि हम कुछ कर पाएंगे, और बेटा को पढ़ाना चाहते थे, बेटी को नहीं। खान पान में भी कासू को जो चाहता तो तुरंत मिल जाता था, हाजिर हो जाता था, लेकिन बेटी को नहीं मिलता था। परंतु बेटियों के लिए यह नहीं था, है ना। इससे स्पष्ट होता है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में लिंग आधार भेदभाव जरूर किया जा रहा है। आप इस चीज़ को पढ़ें तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि कहीं ना कहीं सेन साहब का जो परिवार था उसमें लिंग आधारित, मतलब लड़का लड़की में कहीं ना कहीं भेद किया जा रहा है। तो आप इसको आसानी से समझ गए। अब इसको आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? इसका उत्तर लिखेंगे, खोखा जीवन के नियम और घर के नियमों के मामले में अपवाद था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सेन साहब जो है खोखा को कैसे संभावनाएं देखते थे?
और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसको कैसे शिक्षा देने का तय किया था। तो लिखेंगे कि सेन साहब जो है अपने बेटा खोखा को दुर्व्यवहार के कारण, तोड़-फोड़ के हिस्सेदारी के कारण हरकतों को देखकर वो क्या बनाना चाहते थे, उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इंजीनियर बनाने की संभावनाएँ देखते थे। उन संभावनाओं को उन्होंने पूरा करने के लिए उसकी शिक्षा के लिए टीचर के बजाय क्या बुला दिया, बधाई मिस्त्री बुला दिया। ठीक है, और उसको बुलवाकर ठोक-ठाक सिखलाने के लिए तय किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें व्याख्या करना है। क्वेश्चन आता है, पहला है आपका 5 का क, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां, और उनके माता पिता को इस बात पर क्या है, गर्व है। इसको हमको क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो देखिए लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोधली भाग 2 गद्य खंड के 20 के दांत शीर्षक कहानी से उद्धृत है, मतलब लिया गया है, जिसके कहानीकार कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा है। अगर ऐसा व्याख्या करने के लिए जब भी आता है आपको क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर से आता है, तो वहाँ पे आपको पहले पाठ परिचय लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारे पाठ्यपुस्तक गोधली भाग 2 गद्य खंड 20 के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके कहानीकार कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा है। इस तरह लिख लेंगे। अब इसके बारे में हम व्याख्या करेंगे। लिखेंगे, कहानी प्रसंग में कहानीकार ने सेन दंपति की 5 लड़कियों को अत्यंत सुशील, सभ्य और अनुशासित बताया है। ठीक है, इस बात की संपुष्टि में उक्त पंक्ति लिखते हुए कहा है कि लड़कियां क्या है, हाथ की कठपुतलियां है, जो अपने माता पिता को इस बात पर क्या है, गर्व है। अर्थात पांचों लड़की माता पिता के कथानुसार और इशारे पर चलने वाली है। पांचों बच्चे पर सेन साहब को क्या है, गर्व है। इस पंक्ति को हम क्या कर दिए, व्याख्या कर दिए। उसके बाद 5 का ख है, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो आइए इसको हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो फिर उसी तरह हम लिखेंगे पाठ परिचय। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोधली भाग 2 गद्य खंड 20 के दांत कहानी शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है, जिसके कहानीकार कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा। अब इस हम पंक्ति को क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो लिखेंगे, कहानी प्रसंग में कहानीकार ने सेन दंपति के लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ एकमात्र पुत्र के पक्ष में कहा है, जिसे सेन दंपति जो है इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिसके कारण था कि खोखा तोड़फोड़ में अधिक आनंद पाता था। इसलिए खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ठीक है, अर्थात खोखा के बिगड़े चाल के कारण ही सेन दंपति को ऐसा लगता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। इस तरह इस पंक्ति को हम क्या करेंगे, व्याख्या कर लेंगे। उसके बाद आपका 5 का ग है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। और उसके बाद घ है आपका, हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो इस दोनों क्वेश्चन को हम आंसर को करेंगे। तो हम व्याख्या करेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोधली भाग 2 के गद्य खंड 20 के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है या उद्धृत है, जिसके कहानीकार जो है श्री नलिनी विलोचन शर्मा जी हैं। अब लिखेंगे कि कहानी के प्रसंग में जब मदन सेन साहब की गाड़ी छूना चाह रहा था, तब ड्राइवर और मदन की माँ में कुछ क्या हो गया, बहस हो गया था। उस बहस को सुनकर सेन साहब घर से निकलकर मदन की माँ को मदन को ले जाने के लिए क्या किया, कह दिया। इससे उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाकर कहा, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत खोखा हो गया है, बहुत बदमाश हो गया है, गाड़ी भी गंदा किया, साथ साथ ड्राइवर को भी मारने दौड़ा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ठीक है, ऐसा कौन कहता है, ये सेन साहब कह रहे हैं। किससे, मदन के पिता से। किसके बारे में, मदन के बारे में। ठीक है, अर्थात आगे देखिए क्या है, बोल रहा है कि अर्थात तुम्हारे बेटे दुलार से क्या हो गया, बहुत ही दूषित हो गया है। ठीक है, आगे चलकर चोर डकैत गुंडा बन जाएगा। यहाँ पर सेन साहब को अपना जो है गिरवान नहीं दिख रहा है, मतलब खुद के अंदर नहीं झांक रहे हैं, केवल दूसरों को वो झांक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कहीं न कहीं वो अपने बेटा को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि अपने चेहरे पर लगा कालिक जो होता है, कालिक किसी को नज़र नहीं आता है, लेकिन दूसरे के चेहरे पर लगा कालिक जो है जल्दी नज़र आता है।
ठीक है, तो इस तरह इसको अगर समझ गए होंगे तो आप आराम से इसको व्याख्या कर सकते हैं। उसके बाद आपका 5 का घ जो है, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ये इसका भी व्याख्या करने के लिए आता है। तो हम लिखेंगे उसी तरह कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोदली भाग 2 गद्य खंड के 20 के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है। ठीक है, यह कहानी का जो रचनाकार है नीलकंठ शर्मा जी है। और लिखेंगे कि कहानी के संदर्भ में मदन गली के बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा है। ठीक है, सेन साहब का खोखा भी वहाँ पर आ गया और लट्टू को नचाते देख उसको भी अंदर से क्या हुई, लालसा हुई लट्टू नचाने का। ठीक है, और यहाँ पर कहानीकार ने कासू को, हंस और मदन को क्या सहित मदन के जितने भी साथी थे उसको क्या कौवा के झुंड की उपमा दी है। कहानीकार जो है कासू को क्या बताया, हंस बताया है, और उसके साथ जो भी खेलते हुए से उसका साथी उसको कौवा का झुंड बताया है। ठीक है, इसे देखकर कौन, वो आपका कान था कासू। कासू जो है वहाँ पर उसमें शामिल होने के लिए क्या करता है, वो ललक जाता है। देखकर व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहा गया है कि हंस कौवा की उप जमात में शामिल होने के लिए क्या किया, ललक गया है ना। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि हंस कौन था। हंस की उपमा किसे दिया गया है, कासू को दिया गया है। तो कासू जो है हंस कैसा होता है, उजला होता है, कौवा कैसा होता है, काला होता था। यहाँ पे जो मदन था और इसका साथी था सब क्या था, एक समान था। लेकिन हंस जो है उजला है, एक कौवा काला है। तो हंस जो है इसके बीच शामिल होने के लिए क्या करता है, ललक जाता है। मतलब ये सबसे अलग था, ये बदमाश था, ये सब क्या था, शांत स्वभाव का था। तो इस चीज़ को बताने का स्पष्ट किया जा रहा है कि किस तरह एक सब गरीब परिवार के बच्चे थे एक बगल, और ये जो कासू था अपने अहंकार के कारण किसी को नहीं कुछ समझता था और उसमें शामिल होने के लिए किस तरह ललायत था। तो ये एक समान था और ये अलग था, इसको अलग दिखाने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह का उत्तर दिया। तो सेन साहब के ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ मित्रगण आए हुए थे, उसमें से एक पत्रकार मित्र भी उपस्थित थे और सभी आपस में बातचीत कर रहे थे कि किसका बेटा क्या बनेगा, आगे क्या पढ़ेगा। सेन साहब तो बिना पूछे ही अपने खोखा को इंजीनियर बनाने की बात कह डाली। जब पत्रकार मित्र से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बेटा क्या बने, जेंटिलमैन जरूरी बने और कुछ बने, उसका काम हो और पूरी आज़ादी से रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। तो लिखेंगे, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के माध्यम से कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि जनसाधारण भी वैसा ही बन जाता है जैसा कि उसका संगति होती है। ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता था, इसलिए सेन साहब के बेटे को बदमाशी की ओर नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन मदन वहीं पे अगर उसको गाड़ी को छूने गया तो मदन को क्या कर दिया, उसको मना कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, जो जिसका खाता उसी को गाता है। तो इस मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ था उसके माध्यम से कहानीकार यही बताना चाहते हैं कि जो जिसका खाता उसी का गुण गाता है ना। तो ड्राइवर भी उसी का पक्ष में जा रहे थे। लेकिन एक दूसरा बच्चा यदि गाड़ी छूने की ललक हो, यदि दूसरा बच्चा को गाड़ी छूने की ललक हो तो उसको धकेल दिया जाता है, उल्टे उस पर गलत आरोप लगा दिया जाता है। ड्राइवर ने उसको गलत आरोप लगा दिया था। तो यही बात यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो जिसका खाता है उसी का गुण गाता है। ठीक है, इस बात को यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो लिखेंगे, कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण मात्र क्या था, बाल हट था। ठीक है, कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण मात्र बाल हट था। यदि मदन को कासू की गाड़ी का स्पर्श करने की भी अधिकार नहीं दिया तो कासू को मदन का लट्टू भी नचाने का अधिकार नहीं है। सही बात है, जब वो मदन है कासू को गाड़ी छूने जाता है तो उसको उस समय उसको मना कर दिया जाता है, उसको वंचित कर दिया जाता है। तो कासू को भी मदन जब लट्टू खेल रहा है तो उसको लट्टू खेलने का अधिकार नहीं है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन कासू रौब दिखाकर लट्टू नचाना चाहता है, जो मदन के विचार से गलत है ना। वो ज़बरदस्ती उसको साथ करना चाहता था कि हमको भी तुम लट्टू नचाने दो। तो जो मदन था उसके विचार में क्या था, गलत था। फिर मदन की प्रतिशोध की भावना ने झगड़े को रूप ले लिया।
नहीं बात माना तो दोनों का जो प्रतिशोध का भावना था वो झगड़े का रूप ले लिया। इस प्रसंग के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि बच्चों में भी प्रतिशोध की भावना होती है। जो बच्चा होता है उसमें भी कहीं न कहीं बदले की भावना होती है। बच्चों में यह ज्ञान नहीं होता है कि कोई बच्चा बड़े बाप का बेटा है और कोई मैं गरीब बाप का बेटा हूँ। ऐसा मदन में ये भाव नहीं था कि वो अमीर बाप का बेटा है, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ। वो सिर्फ़ बदले का भाव रखा था कि तुम हमको जब गाड़ी छूने नहीं देगा तो हम तुमको लट्टू की खेल नहीं खेलने देंगे। जो बच्चों को स्वाभाविक सा ज्ञान है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि महल और झोपड़ी वालों में लड़ाई अर्थात कासू और मदन की लड़ाई में मदन के अन्य मित्रों ने कासू की मदद नहीं की। महल वाला कौन था? कासू था। झोपड़ी वाला कौन था? मदन था। उसकी लड़ाई में कासू और मदन की लड़ाई में मदन के अन्य मित्रों ने कासू की मदद नहीं की। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कासू जो है महल वाला हार जाता है। यदि मदन के मित्र बालक कासू को मदद करता तो कासू ही जीतता। प्रायः यह दिखाया जाता है कि झोपड़ी में रहने वाले लोग अपने ही खिलाफ आवाज़ लगाते हैं, यानी जो गरीब होता है वो गरीब का ही साथ देता है। परिणाम झोपड़ी वाले ही पराजित हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि महल झोपड़ी वाले में अक्सर कौन जीतता है? तो जो महल वाले ही जीतते हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपने ही छाते से क्यों लगा लेता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताइए इसको समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि रोज रोज बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर दंडित नहीं किया जाता है, बल्कि उसको अपने छाती से लगा लिया। देखिए, मदन जो था ना अक्सर अपने पिता के हाथे, गिरधर के हाथे क्या खाता था? मार खाता था। तो रोज़ मार खाता था, लेकिन एक ऐसा दिन आया जो जिस दिन आपका गिरधर जो है उस अपने बेटे को मारा नहीं बल्कि उसको छाती से लगा लिया। जब वो कासू को पिटाई करता है ना, तो जब वो घर पे आता है तो उस दिन उसको मारने के बजाय उसको छाती से लगा लेता है। ठीक है, क्योंकि सेन साहब ने गिरधर को बेवजह नौकरी से निकाला था। देखिए क्यों लगाता है? क्योंकि सेन साहब जो है गिरधर लाल को बेवजह बिना काम की नौकरी से निकाल देता है, घर खाली करने का आदेश देता है। वो बेचारा गरीब था, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसका बेटा वो करके दिखा दिया। जो गिरधर के साथ अन्याय था, बात सही है, गलती कासू ने किया और दंड कासू को मिलना चाहिए, लेकिन मिला किसको? गिरधर को मिला। सेन साहब ने गिरधर के साथ जो अन्याय किया था उसका दंड सेन साहब के मिलना चाहिए, सेन साहब को मिलना चाहिए। और कौन लिया था? गिरधर की बेटा ने लिया था। तो गिरधर सेन साहब की दंडित कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया, लेकिन उसका बेटा मदन कासू को दंडित कर उचित कार्य किया। इसलिए वह अपने बेटे मदन को छाती लगाकर उचित कार्य के लिए सराहना करता है, और यानी सराहना का मतलब शाबाशी देता है और खुशी जाहिर करता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। जिसमें आपका सबसे पहले हम सेन साहब का चरित्र चित्रण करेंगे। तो लिखेंगे सेन साहब एक बिजनेसमैन हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं। सेन साहब क्या थे? बिजनेसमैन थे और आर्थिक दृष्टि से यानी धन दौलत से क्या थे? संपन्न थे। वो महत्वाकांक्षी है, मतलब बहुत सारे इच्छाओं को रखने वाले थे, संभावना को संयोगने वाले थे। वो संभावनाओं को संयोग करते थे। वो बेटा को इंजीनियर बनाने की चाहत करते थे, इसलिए बोल रहा है कि संभावनाओं को संयोगने वाले हैं। इसलिए अपने दुर्दमनीय पुत्र में इंजीनियर होने की संभावना करते हैं। आपको बता दिया है। उनकी पुत्रियां सभ्य, सुशील और कायदे से काम करने वाली है, परंतु उसकी शिक्षा दीक्षा की चर्चा भी नहीं करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सेन साहब पुत्र और पुत्री में भेद मानते हैं, जो उचित नहीं है। यानी जो उनकी पुत्रियां थी बहुत ही सभ्य, सुशील और कायदे में रहने वाली बेटी थी, परंतु वो उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई रुचि नहीं लेते थे और बेटा को ही पढ़ाना चाहते थे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि सेन साहब जो है कहीं न कहीं पुत्र पुत्री में क्या करते? भेद करने वाले थे, जो उचित नहीं थे। ठीक है, सेन साहब को धन का अहंकार है, इसलिए वो निर्दोष गिरधर लाल को नौकरी से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो कहीं न कहीं अहंकार भी था, अहंकारी व्यक्ति था। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि सेन साहब अहम भाव के कारण अपनी सूझबूझ भी खो बैठते हैं। ये था आपका सेन साहब का चरित्र। अगर एग्जाम में आता है तो आप आसान शब्दों में लिख सकते हैं सेन साहब के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग मदन का चरित्र चित्रण करेंगे। तो लिखेंगे
मदन एक गरीब बाप का बेटा है, लेकिन सामान्य बालक की भांति उसमें भी एक मानवता है, ठीक है। इसलिए तो वह अपने सेन साहब के ड्राइवर की ओर बार बार मारने के लिए झपटता है। सामान्य बालक की तरह ही उसमें भी ईर्ष्या, द्वेष और बदले की भावना जगती है। देखिए, वो गरीब आपका बेटा ज़रूर था, लेकिन वो सामान्य बालक की भांति उसमें भी क्या था, मनुष्यता था। इसलिए तो उसने सेन साहब की खोखा को भी पीटा और 2 दांत तोड़ दिया। यह इससे स्पष्ट होता है कि मदन स्वाभिमानी भी है और स्वाभिमानी भी था, ठीक है। अब हम कासू का चरित्र चित्रण करेंगे। कासू सेन साहब का इकलौता बेटा है। सेन साहब का दुलार में वह बिगड़ा हुआ बेटा था, बिगड़ता जा रहा था। पिता की तरह उससे भी अपने धन पे बहुत घमंड था, उसके अंदर अहम के भाव था, किसी को भी पीट जाता था, है ना। तो पिता के भांति उसमें अहम का भावना पनप जाता है। इसलिए तो वह मदन को, लट्टू को नचाने के लिए रौब दिखाता है, रौब से कहता है कि तुमको भी लट्टू नचाने दो। तो इसलिए तो वह मदन से लट्टू नचाने के लिए रौब से मांगता है, ठीक है। वह नटखट भी है, बदमाशी भी करता था, जिसके कारण वह तोड़फोड़ में अधिक भागीदारी लेता था, मन लगता था। कभी गाड़ी का हवा निकाल देता था, तो कभी हेडलाइट तोड़ देता था। उसमें स्वाभिमान भी है, इसलिए तो वह मदन के साथ लट्टू नहीं देने पर उलझ जाता है। तो कहीं ना कहीं स्वाभिमान भी उसके अंदर क्या है। उसके बाद हम लोग गिरधर का चरित्र चित्रण को करेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है कि गिरधर एक मध्यवर्गीय, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है ना। गिरधर कैसा व्यक्ति है, तो मध्यवर्गीय और आर्थिक दृष्टि से मतलब धन दौलत से कमजोर व्यक्ति है। वह ईमानदार, वफादार कर्मचारी है, ईमानदार भी था और वफादार भी था। मालिक के गलत निर्णय पर भी वह आसानी से स्वीकार कर लेता है। जब उसको नौकरी से निकाला जाता है तो उस समय उसका गलती नहीं था, फिर भी वो चुपचाप सह लेता और नौकरी से निकल भी जाता है। गिरधर को वर्तमान को भी आधार मानता है। गिरधर जो है वर्तमान को भी क्या करता है, आधार मानता है, क्योंकि सामान्य पिता की तरह पुत्र मदन को भी दंड भी देता है ना। एक साधारण पिता जो है, जब बेटा गलती करता है तो उसको दंड देता है, उसी तरह मदन को भी क्या करता था, वो दंड देता था। लेकिन नौकरी छूटने के बाद उसी पुत्र को वो गले भी लगाता है। जब उसको नौकरी छूट जाता है तो जो अपने पुत्र को मारता था उसको क्या किया, गले भी लगाता है। वह एक सफल गृहस्थ, धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति है। क्योंकि विषम परिस्थिति में भी वह घबराता नहीं है, ठीक है। जब उसको विषम परिस्थिति भी आता है तो वो घबराता हुआ नहीं है। और दाम्पत्य जीवन में भी गिरधर समरसता ही कायम रखता है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो लिखेंगे कि हमारी दृष्टि से कहानी का नायक कासू है। क्यों है, क्योंकि सेन दंपति कासू के प्रति संभावनाएं को संयोज है। कासू को दुर्ललित भाव के कारण ही सेन साहब की गाड़ी की बत्ती टूटती है। मतलब कासू का दुर्व्यवहार के कारण ही क्या होता है कि सेन साहब की गाड़ी की बत्ती टूटती है। सेन मित्रों की गाड़ी की हवा निकाली जाती है। सेन साहब की जो गाड़ी था उसका हवा कौन निकालता था, कासू ही निकालता था, ठीक है। कासू के कारण ही निर्दोष गिरधर को कहीं न कहीं नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। कासू के दुर्दमनीय स्वभाव के कारण ही सेन साहब को मित्रों के बीच मन महसूस कर रह जाता था, है ना। कासू के दुर्व्यवहार के कारण ही सेन साहब जो है अपने मित्रों के बीच क्या करते थे, तो मन को महसूस कर रह जाते थे। और कासू लाड़ प्यार से के सामने क्या था, सभी पुत्री कुछ नहीं थी, है ना। कासू का लाड़ प्यार इतना मिलता था कि उनके सामने सेन साहब की पुत्रियाँ भी कुछ नहीं था। तो कासू के ही मानो कि 2 विष का दांत टूटा था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारी दृष्टि में जो ये कहानी का नायक है वो कासू ही है, ठीक है। कि जो भी कहानी है किसके ऊपर घूम रहा है, कासू के इधर-उधर घूम रहा है। तो कहानी में जो भी बात किया गया है किसके इर्द-गिर्द बात किया गया है, कासू के इर्द-गिर्द बात किया गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो कहानी है, इस कहानी के नायक कौन है, कासू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे, आरंभ से कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, इसके प्रमाण में कहानीकार उक्ति गारी के पक्ष में है। जैसे कोयल घोंसले से उड़ जाए। सेन साहब की पुत्रियों के प्रति व्यंग्यपूर्ण उक्ति में कहानीकार ने कहा है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएँ भी उनसे
कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। ठीक है। कहानी में वहाँ भी कहानीकार ने व्यंग्य किया है, जहाँ कासू मदन की जमात में लट्टू नचाने जा पहुँचता है, उसी समय कहानीकार की उक्ति है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया, इत्यादि। तो इस तरह हम इसका आंसर लिख लेंगे। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि 20 के दांत कहानी का सारांश को लिखे। तो इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हम इस पाठ का सारांश ही पढ़ा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम इस पाठ का सारे क्वेश्चन आंसर को कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।